इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। श्रीनगर के बर्बर शाह इलाके में ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने किया ग्रेनेड हमला। ग्रेनेड हमले में 3 शहरी जख्मी, जख्मियों में एक गैर मकामी खातून भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी मुहिम जारी है। बड़ी खबर, बर्बर शाह में इलाके में ग्रेनेड हमला किया है सीआरपीएफ की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने, जिसमें 3 शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम जारी रखी है। एक बार फिर हम आपको बता दें, श्रीनगर के बर्बर शाह इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में 3 शहरी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी मुहिम जारी है और इन जख्मियों में एक गैर मकामी खातून भी शामिल हैं। तो श्रीनगर का बर्बर शाह इलाका है, जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया है, जिसमें 3 शहरी जख्मी हुए और इन जख्मियों में एक गैर मकामी खातून भी शामिल है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं और इस वक्त मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज, इस हमले के बारे में क्या अपडेट आप दे रहे हैं अभी? यहाँ पे तकरीबन 6:15 के करीब शाम को ये बर्बर शाह का इलाका आता है। शहर के बीचों बीच शहर खास के साथ ही ये कनेक्टेड ये एरिया है। यहाँ पे सीआरपीएफ की एक बैंकर जो है, वहाँ पे उस पे मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड फेंका था। ताहम वो ग्रेनेड निशाने से हट के वो सड़क पे एक्सप्लोड हुआ, सड़क पे फट गया, जिसकी वजह से जो 3 राहगीर थे, वहाँ पे 3 राहगीर उसमें जख्मी हुए, जिसमें एक गैर मुकामी जो एक औरत है, जो बाहर की एक औरत है, वो शामिल है और साथ में 2 मुकामी बाशिंदे भी उसमें शामिल हैं। तीनों को इलाज के लिए एसएमएचएस हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ पे वो जेर इलाज है और अभी उनकी हालत 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और एक खतरे से बाहर है। कुल मिला के देखें तो एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है और एसओजी के लोग भी हैं, इस इलाके को पूरी तरह से घेरे में ले रखा है और जिन्होंने ये ग्रेनेड सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में अभी तलाशी मुहिम जारी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भट्ट इससे पूरी जानकारी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली तक किसी भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद दिल्ली से श्रीनगर वापस होने पर अपनी रिहायशगाह पर मीटिंग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में यह वाज़ेह कर दिया गया कि पहले डिलिमिटेशन, फिर रियासती दर्जे की बहाली और उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि दफा 370 और 35A की बहाली के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। के तौर पे नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो फिर अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के, तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें जनाब कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा
कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जो सियासी पार्टियां 370 और 35A की बहाली का मुतालबा कर रही हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब ये कभी बहाल नहीं हो सकती। दिल्ली में 24 जून को हुई कुल जमाती मीटिंग से वापसी पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रियासत की बहाली का जो वादा किया था वो मुनासिब वक्त पर पूरा किया जाएगा। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया और जिसके चलते लाखों बेगुनाह लोगों की यहां हत्याएं हुई, उस धारा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं। उस धारा को पुनः स्थापित करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कयामत की सुबह तक धारा 370 अब वापस नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब इस चैप्टर से आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए और जब भी चुनाव हो सबको चुनाव लड़ना चाहिए। रविंद्र रैना ने कहा कि कुल जमाती मीटिंग में पार्टी ने आवाम से मुताल्लिक तमाम मसाइल को रखा। इनमें कश्मीरी माइग्रेंट्स की पुरवकार वापसी और बाज़ाबतकारी भी शामिल है। रविंद्र रैना ने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट की वापसी के लिए एक हाई लेवल कमेटी के क़याम की भी तजवीज़ रखी गई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों की एक मजबूत, सशक्त और बुलंद आवाज बनकर सारे विषय हमने इस सर्वदलीय बैठक के अंदर रखे। हमने कश्मीर घाटी से जो विस्थापित, जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, कश्मीरी सिख जो कश्मीर घाटी से भगाए गए और कश्मीर घाटी से वो मुस्लिम हमारे भाई बहन जो देशभक्त हैं और बंदूक की नोक पर उनको वहां से निकाला गया, उनके डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात हमने इस बैठक के अंदर की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर तमाम सीनियर लीडरान और साबिक वज़रा के साथ मीटिंग की। गुलाम अहमद मीर ने मीटिंग में 24 जून को दिल्ली में हुई कुल जमाती मीटिंग के बारे में पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया। बाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जी मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कुल जमाती मीटिंग के नतायज से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 का मामला अदालत में ज़ेर बहस है। किसी भी फरीक को इस मसले को अपने सियासी मकासद के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेने के लिए तैयार रहेगी। इतने लंबे अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग हुई जिसका मैं एज ए प्रेसिडेंट हिस्सा था, और वापस आने पर जो हमारे बाकी सीनियर साथी हैं उनके मन में रहा होगा कि क्या हुआ वहाँ पर, क्या बोला गया, क्या सरकार का कहना था, उसकी एक ब्रीफिंग है ये कि ताकि ये लोग ऑन बोर्ड रहे जो खुद नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि ऐसा लिमिटेशन था, उनको भी ये पता रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कितने डिटेल के साथ वहाँ बात रखी, क्या क्या चीज़ रखा और सरकार का रिस्पांस क्या था। देयरफॉर इलेक्शन लोगों ने लड़ना होता है, लोग वोट देते हैं पार्टीज़ को उनके एजेंडे पर। एजेंडा हमने जो आज शॉर्ट नोटिस पर खड़ा रखना था वो रखा। लोगों की जो जज्बात थे, जो उनके एहसासात थे, जो उनकी परेशानियां थी, जो उनके नुकसानात थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर रखने की। अब यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ थी तो अंदर क्या बोले और बाहर अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कह रहे हैं वो जहते हैं।
कांग्रेस पार्टी स्ट्रेट अवे जो हमने एजेंडा हायर लेवल पर तय करके दिया था, मेरे ख्याल से ये पीएम्स मीटिंग सारी ऑन द एजेंडा ऑफ कांग्रेस जो हमने दिया। हमने जो 5 पॉइंट रखे हैं कि स्टेट रेस्टोर करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ में जो अप्रहेंशंस है उसको क्लियर कीजिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को मौका दीजिए, इलेक्टेड सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। तो जब जनरल डिमांड है लोगों को एक पॉपुलर सरकार दो, स्टेट के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट पहले, उसके बाद इलेक्शन करो, उस डायरेक्शन में तो ये एक शुरुआत है ही। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वी आर कमिटेड टू रेस्टोर द स्टेट एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अप्रोप्रिएट टाइम इस वक्त उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से बनता है, क्योंकि इस वक्त मिलिटेंसी उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है ऑल टाइम लो, किलिंग स्लो, डिस्टर्बेंस लो, बॉर्डर साइलेंट एंड पीपल परेशान। उसका इलाज है रेस्टोर द स्टेट एंड गिव द पाथ ऑफ डेवलपमेंट टू द पीपल ऑफ जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। कई नौजवान मंशियात की लत से अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए माशरे के सभी अफराद को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। पेश एक रिपोर्ट। मंशियात एक ऐसा मसला है जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। मंशियात का जहर हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। मंशियात फरोश नौजवानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी इस लानत का शिकार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। सरहद पार से वादी में ड्रग और नारकोटिक्स सप्लाई किए जा रहे हैं। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2020 में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 36 किलोग्राम हीरोइन और 49 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पाकिस्तानी सरहद से जुड़े अजला कुपवाड़ा और बारामूला में ये मिकदार ज्यादा पाई गई। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त की जा रही है और मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ताहम इस हवाले से मजीद ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। हमारे ओएसटी सेंटर में 2018 में 70 बच्चे आते थे ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें, जम्मू में भी कुछ 100 तक आते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो हुआ 500 है जम्मू जो ऑन ट्रीटमेंट है हमारे ओपोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पे। आप देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये घर घर की कहानी है, हमें इस पर सोना नहीं है। कोई ये कह रहा है जिस तरह HIV एड्स के बारे में पहले इंडिया में कहा जाता है ये यहाँ की बीमारी नहीं है, अमेरिका की है, ये अफ्रीका की है। डिनाइल मोड में रहना ही नहीं है, हमें अलर्ट रहना है, आंखें खुली रखनी है। इंसदाद मंशियात से शऊर व आगाही के मकसद के तहत दुनिया भर में मनाए जा रहे मंशियात के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नशा तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाता है। पीएम ने इस लानत के खिलाफ काम कर रहे अफराद की सराहना की। साथ ही कहा कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाने वाला हर एक अमल अहमियत रखता है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के एक पिछले एपिसोड का एक हिस्सा भी शेयर किया। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा एक बुराइयों वाला एक 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। मंशियात फरोशी पर पाबंदी और उसके खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात अपनी जगह, लेकिन वालिदैन का अपने बच्चों पर नजर रखने का अमल भी इंतहाई जरूरी है ताकि नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
कोविड की मुमकिना तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। वायरस अपनी शक्ल बदलकर लोगों को मुतासर कर रहा है। इन बातों का इजहार सीडी अस्पताल श्रीनगर के एचओडी डॉक्टर नवेद नजीर शाह ने न्यूज 18 उर्दू की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू से खास गुफ्तगू के दौरान किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर नवीद नाजिर शाह जो श्रीनगर से है। ही इज द एचओडी ऑफ सीडी हॉस्पिटल। एंड डॉक्टर साहब, मुझे आप बता रहे थे कि क्लोज टू 3200 एडमिशंस करंटली आपके हैं अभी सीडी हॉस्पिटल में जो हुए हैं, और ओपीडी बेसिस पे आपने करीबन 10,000 केसेस को पेशेंट्स को हैंडल किया है। तो सर, आपकी पिछली 1.5 साल की स्पेसिफिकली जर्नी पिछले 1.5 साल की कैसी रही है? देखिए, जो ही हमारा कोविड डेजिग्नेट हुआ यहाँ पे हॉस्पिटल, सीडी हॉस्पिटल, इट वाज अराउंड मिड ऑफ मार्च 2020। वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी डेजिग्नेटेड एज कोविड हॉस्पिटल। तो वहां से हमारी यहाँ जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली अगर हम देखें तो जब हमारी फर्स्ट वेव थी, इनिशियली जो प्रोटोकॉल था, इट वाज ऑफ हॉस्पिटल आइसोलेशन। ऑल द पेशेंट्स जो भी पॉजिटिव्स आते थे, वेदर उनको सिम्टम्स थे या ना थे, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता था। तो इनिशियली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज बिकॉज पेशेंट्स को हॉस्पिटल में हैंडल करना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज दे आइडियली डिड नॉट नीड एडमिशन। वो उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था ताकि वो आइसोलेट हो जाए और उनसे जो बाकी लोग जो है वो इन्फेक्ट ना हो जाए। तो हमारे पास करीब 3200 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं यहाँ पे। एंड और जो हमारी मोर्टेलिटी, आई थिंक दैट इज द लीस्ट इन द होल state, around 6 to 7%, which is the least among the other hospitals which have been designated for COVID. So we have tried to do our best. आप और आपकी टीम फोर फ्रंट पे रही है। हम सब ने स्पेशली पिछले 1.5 साल में देखा है कि आप कैसे फ्रंट लाइन पे रहे हैं, सारी मुश्किलों से खुद ही आप हैंडल कर रहे हैं, और आप रेगुलरली सबको कितना आगाह कराते हैं, कितना प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं, क्या लेना चाहिए। वी ऑल सी यू वर्किंग टायरलेसली 24/7। सर, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। मैं लोगों को खुद से नहीं कुछ बताना चाहती, आप ही बताएं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, ये कितना स्ट्रांग है, इसकी इंटेंसिटी कैसी है, इसकी वायरलिटी कैसी है, ये स्प्रेड कैसे होता है, और लोगों को प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक प्रॉपर्टी होती है वायरस की कि वो म्यूटेट हो जाए। वी हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस, वो यहाँ पे इंडिया में हो या फॉरेन में हो। यूके वेरिएंट आया, ब्राजीलियन वेरिएंट आया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, इंडियन हमारा डबल म्यूटेशन आया, और डेल्टा वेरिएंट आया जिसे हम नाम दिया पहले, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है। इट इज द सेम वायरस। We don't have any definitive treatment for either of the mutants. वायरस की प्रॉपर्टी इससे चेंज हो जाती है, इन्फेक्शियसनेस चेंज हो जाती है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज करने का पावर जो है वो चेंज हो जाता है। इफ वी गो, अगर हम पहले जो हमारा कोविड का वेव आई थी जिसमें हम नॉर्मल जो कोविड वायरस था उसमें हमने देखा था कि ये इन्फेक्ट कर रहा था। हलो, इन्फेक्शन में तो हर कोई मुबतला होता ही था, लेकिन जो हमारे एल्डरली पीपल थे या कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स थे, दे यूज्ड टू गेट इनटू सीवियर डिजीज, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। लेकिन जो ही हमारा सेकेंड वेव आई, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द वायरस, हमने देखा कि इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये इन्फेक्ट तो हर किसी को करता ही था, लेकिन जो हमारे सीवियर डिजीज में इन्वॉल्व होते थे लोग, दे यूज्ड टू बी इवन द यंगर पीपल, एंड सेकंड विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि इट वाज इन्वॉल्विंग एवरीबॉडी। एंड सेकंड, द इन्फेक्शियसनेस ऑफ द वायरस हैड इंक्रीज्ड। यानी कि पहले जब हम देखते थे, पहले जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे फर्स्ट वेव में, वी यूज्ड टू से मे बी 10, 20 और इवन 30% ऑफ द कॉन्टैक्ट्स यूज्ड टू गेट पॉजिटिव। लेकिन इसमें हमने देखा कि अगर एक फैमिली मेंबर पॉजिटिव होता है तो इनवेरिएबली इन द नेक्स्ट वीक वी वुड सी कि होल फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती थी, जिससे हमने अंदाजा ये लगाया कि इसमें इन्फेक्शियसनेस जो है इस वायरस में इंक्रीज हो गई है। प्रोबेबली द वैक्सीन्स व्हिच आर अवेलेबल राइट नाउ, दे माइट नॉट बी टू बी इफेक्टिव, might not be effective against this strain. So you have to be all precautious, and only future time will tell us that how effective the vaccines are against the new mutants, and do we need to really develop a new or alter the vaccine in order to give protection to everybody against these mutants. It is all dependent upon the
people how much precautions they take, how safety measures they adopt, and whether they are adopting the COVID appropriate behavior. बिल्कुल सर, आप बता रहे थे कि थर्ड वेव जैसी भी होगी, कोई पता नहीं कि कैसी कितनी इंटेंसिटी से आएगी, कितना उसका इम्पैक्ट होगा, कैसा होगा, या डेल्टा प्लस वेरिएंट का। तो सर बच्चों की वैक्सीन का लेके आपको क्या है, क्योंकि बच्चों को लेके अभी बहुत, जिन सबके बच्चे हैं सब बहुत चिंता में हैं। देखिए वैक्सीनेशन तो इसमें ट्रायल्स ऑलरेडी चल रही हैं. इफ यू सी इन सम कंट्रीज दे हैव अप्रूव्ड वैक्सीनेशन of children about 12 years of age. So there are still studies which are going on in different parts of the world जहां पे ये ascertain की जा रही है कि safety of vaccine इन बच्चों में क्या है. Ultimately a time is going to come जब हमारे पास एक vaccine available होगा जो हम बच्चों को भी दे सकते हैं. तो till that time we have to be extremely cautious about the children also. लोगों को ये फिर से बता दूं जो आप कह रहे हैं कि intensity of third wave या intensity of delta प्लस वेरिएंट जो है या कोई भी आगे जो ये म्यूटेट होके आएगा, इसकी फैलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तक है. हमें मास्क पहने रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें एमलेसली मार्केट में नहीं घूमना है. लॉकडाउन होगा नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है टू टेक केयर ऑफ आवर ओन लव्ड वंस, आवर फैमिली एंड आवर फ्रेंड्स. वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स टुगेदर. नई दिल्ली से श्रीनगर आने के बाद एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान दिया है. फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए रायशुमारी और खुद मुख्तारी की बात की. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने रायशुमारी का वादा किया था, जबकि एक और वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने खुद मुख्तारी की बात की थी. अब उनका क्या हुआ? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अदम एतमादी को हटाया जाना चाहिए. अपने वालिद के मुतनाज़ा बयान को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया. The first Prime Minister of India promised us plebiscite, but went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we've asked for autonomy. He promised us on the floor of the House. Where is it? Thank you. So I said frankly, there is a level of mistrust, and that mistrust has to be removed. How you remove it, you have to take it. That is why even Dr. Karan Singh today, if you read the newspaper, has said that statehood must be brought forward. So let's not jump. Let's see what they do. How do they remove that mistrust? Or will they continue that mistrust? मरकजी वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कठुआ में नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जरिए तैयार किए गए सीड प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह किया. इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्लांट पर मुख्तलिफ किस्म के बीज तैयार किए जाएंगे, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा. वहीं उन्होंने कहा कि पहली तैयार की गई बीज बैरून रियासत भेजी जाएगी. जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में भी हुई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल तमाम सियासी पार्टियों ने पीएम मोदी के जरिए की गई पहल को खुश आइंद बताया है. ये बैठक किसी एक राजनीतिक दल विशेष के नुक्ते नज़र से नहीं थी. मैं समझता हूँ जब पूछा जाता है किसकी हार हुई, किसकी जीत, किसका पक्ष भारी हुआ, तो मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की जीत और जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का ये प्रतीक थी परसों की बैठक. महबूबा मुफ्ती ने कहा है सर पाकिस्तान से वार्ता की जानी चाहिए, 370 के लिए वो जंग लड़ेगी. क्या ऐसा है कि वो तो विदेश मंत्रालय इन बातों पर निर्णय करता है, इसलिए उस बैठक का बिंदु भी नहीं था. लेकिन जो प्रमुख बिंदु थे, आने वाले विधानसभा चुनाव कैसा हो जिसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा. डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
हमें विश्वास है जो पीछे कोताहियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति होगी और साथ ही साथ सब उसमें शिरकत करेंगे। इसका अहद सब ने मिलकर एक स्वर में किया। अनंतनाग के चटीपुरा के मंजूर अहमद तेली के फर्जंद जाहिद अहमद तेली जुमे के रोज अपने घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकले, ताहम अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे, जिसकी वजह से अहल खाना और रिश्तेदारों में तरह तरह के खदशात पाए जा रहे हैं। जाहिद पॉलिटेक्निक का तालिब इल्म है और घर वालों के मुताबिक वो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में शामिल रहता था, जबकि जाहिद अपने खानदान में वाहिद लड़का है। इसके अचानक लापता होने से पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। जाहिद के अफराद खाना ने इसे घर लौटने की तलकीन की है। किसी भी फर्द को अगर इस बारे में कोई जानकारी हो तो उनसे राब्ता करने की अपील भी की है। प्लीज उसको वापस लाओ, प्लीज जहाँ भी वो है उसको वापस लाओ, प्लीज उसको वापस लाओ जहाँ भी वो है। मैं हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज जहाँ भी वो है वापस लाओ, प्लीज जहाँ भी वो है उसको वापस लाओ जहाँ भी वो। पन्निस नजविस पन्निस जिगरस पन्निस लालस इसमें यार ओस कुनै अशर बिरन मज आख बोय आख ने चुम्योर हर का शेयर करन अमिस वंत अमिस मेन दबस और निमोल और नवुजी शिवरन इतन चुक खुदारा इतन चुक तिमन बायन तो भालम दार तिमन बायन तो गुल सेकंड माफी मंगन अगर का गलती आस तमिस गमस का अगर का मतलब त्युत आस तम करमुत का तछ माफी मंगन खुदारा दी थोन में वापस यानी मेवन खान मोल छ ततन त्रय तोन वापस बिसगार जारी करन शुनावन बेनन हुन बोई दी हुन बेनन बोई वापस कोई भाई छ सतन करन छ कोने खानदार आज दी तोन वापस ये मेहरबानी कर अगर इस माल मांगे रुपये मांगले सती दी मम अगर इस त्रय तोन। वजारत दाखिला ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 1 जुलाई को दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए दावतनामा भेजा है। ये मीटिंग दिल्ली में 1 जुलाई को सुबह 11 बजे मुनक्किद होगी। अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीटिंग में दफ़ा 370 और 35A की बहाली के एजेंडे पर बात होगी। वहीं लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में वफ्द में कौन अफराद शामिल होंगे इसको हतमी तौर पर तय किया जाएगा। एकजुट जम्मू किश्तवाड़ यूनिट के इंचार्ज महेश्वर शर्मा पर आज सुबह नामालूम अफराद ने पीछे से हमला किया। हमले में महेश्वर शर्मा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह महेश्वर शर्मा रूटीन के मुताबिक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अचानक कुछ अफराद ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। उन्हें जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर किया गया। SHO किश्तवाड़ आबिद हुसैन बुखारी ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस ज़िम्न में FIR दर्ज कर ली गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। वॉक कर रहा था तो पीछे से एक रणमीत सिंह परियार है, उसने हमला किया। कुछ बोला भी नहीं, पीछे से वार किया उसने। असल में मैं वहाँ पे अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, तो उसी के लिए ये टारगेट करते रहते हैं हमें। मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पर। भदरवा में गुज़श्ता रोज़ हुए एहतजाज को लेकर 8 अफराद बशमुल 4 सरपंच और एक स्कूल मास्टर के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट डोडा ने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके खिलाफ भदरवा की नालठी पंचायत बस्ती के लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की कि सरपंच साजिद मीर और दीगर लोगों के खिलाफ दायर FIR को वापस लिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, लेकिन जब लोग ये कर रहे हैं और उसके बाद ये FIR लगा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाने का काम इन्होंने किया है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये FIR जल्दी से जल्द वापस लिए जाए। अगर इन्होंने FIR वापस ना ली, हम 2 दिन इनको टाइम देते हैं। अगर इन्होंने FIR वापस ना ली तो कल अगर हालात ख़राब होते हैं उसकी जिम्मेवार डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तब तक
देखने हम घर जाएंगे, बच्चों के समेत इधर बैठेंगे सड़कों पर, तो हमारे सरपंच बहुत अच्छे हैं, वो गरीबों के लिए बहुत, तो वही जाएंगे जेल में, तो हम किस लिए पीछे बैठेंगे। मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि रोड मांगने पे, अगर ट्रांसफार्मर मांगने पे एफआईआर लगती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। अगर ऐसे आपको पता है कि यहाँ पे यूटी है, हमारा लीडर कोई है ही नहीं, हमारे बोलने वाला तो सिर्फ सरपंच है, हमारी आवाज़ जो है वो सरपंच है। अगर सरपंच के ऊपर पीएसए या एफआईआर लगाई जाती है तो हम लोगों ने तय किया है कि आज शाम तक अगर एफआईआर वापस नहीं लेंगे तो कल हम पूरी पंचायत के लोग जो रोडों पे आ जाएंगे। वहीं इस वाक़े को लेकर भैलिसा में भी मजम्मत की जा रही है। भैलिसा की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने फौरी तौर पर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ सड़क की तामीर को लेकर एहतजाज किया गया था, हालांकि एलजी के मुशीर फारूक खान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया था। हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, फिर चाहे सरकार को जितनी एफआईआर लगानी होगी वो लगाएं। अगर मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये हाल कर रही है सरकार, जो सरकार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत दुहाई देती है। 5 सरपंच के खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, वो लोगों ने चुना है उन लोगों को, अगर वो आते हैं आपके पास फरियाद लेने और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है और बहाना बनाते हैं ये कोविड, और ये कोविड जब से ही कोविड आया, ये जैसे आप इलेक्शन की रैलियां करेंगे, आप उधर हजारों नहीं लाखों की तादाद में आप रैली करते हैं, वहाँ कोविड एसओपीज के कुछ नहीं होता। क्योंकि फारूक अहमद खान साहब जो वहाँ से गुजरे, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, तो उन्होंने रास्ता रोका है, वहाँ पे गुजारिश की कि हमें इस सड़क में जो बागात गए हैं, मकान गए हैं, उनका मुआवजा दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर लगाई, जिस सिलसिले में आज काहरा में, बलेसा में, इंद्रवाल में ये सारे सरपंच हजरात यहाँ पे खड़े हैं और सबका यही मुतालबा है कि एफआईआर जो है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये बांडीपुरा में वुलर झील में ड्रेजिंग के काम के चलते सदरकोट माइन में कुछ घर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिस वजह से कई कुंबों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जब न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इलाके का दौरा किया तो इस दौरान पाया गया कि वाकई ड्रेजिंग के दौरान झील से निकाला जा रहा पानी घरों में दाखिल हो गया था। उधर मकामी लोगों का कहना था कि वो वुलर पर जारी काम के खिलाफ नहीं हैं, ताहम उनका मुतालबा है कि काम के दौरान उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। साबन है बस्ती ससा कर राम इंसाफ बिल्कुल यमो न बोज नीत कह तम सुन बोजुक कह मगर वुच वनस मौका पे वुच अस कोता ददार 4 5 तम तूद गुपन गान सह गिराव मकान ये तैयार गिरनस बह कत गु मे शडस मज आब मे सुबह शुर आबस मे वीरा पत ये खल तम खल कल और बह क्या कर तुम करो इंसाफ करो इंसाफ DC साहबस अपील करान अस पे कर तो इंसाफ यमो फाट आम दम यमो ये कस पे इंचार्ज यमो फाट आम दम कसदन यमो बार बार वन त्रेम हेल बार बार वन अस पे करो इंसाफ यम कर इंसाफ अस पे मे खल 4 वत सुबह आब मज मे मोद 7 तीर मे खल शूर नखस क्या इन बकिस हमसाय सुन त्रत। श्रीनगर में फिर एक मरतबा वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया। दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे, ताहम सड़कों पर निजी व पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त जारी रही। इसी दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हालांकि कोविड केसेस और इससे शरह अमवात कम हुई है, ताहम इस हवाले से गफलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को भीड़ जमा न करने और गाइडलाइंस पर अमल का मशवरा दिया। बड़ी मुश्किलात आई, गवर्नमेंट ने जितनी कोशिश इसमें करी उसके नताइज आपके सामने हैं। अब लोगों से ये गुजारिश है वो इसके साथ ये ना हो जाए, हाँ जी केसेस कम हो गए, अब कोरोना से कोई मरता ही नहीं है, हम प्रिकॉशंस ना लेंगे। मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो ये चीज़ें ना छोड़ें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, SOPs का पालन करना, गैदरिंग ज़्यादा कहीं पे हो वो वहाँ नहीं जाना, अगर मजबूरन जाना पड़े उधर भी पूरे नॉर्म्स के साथ, पूरे SOPs के साथ और पूरा जो हमने ख्याल रखना है वो रखना है।
गुज़श्ता रोज गुलमर्ग में बिजली गिरने से राइफलमैन मनदीप सिंह की मौत वाक़ हो गई थी। आज उन्हें बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, GOC चिनार कॉर्प्स मौजूद रहे। ये वाक़या जुमेरात की शाम गणेश पूस पर पेश आया था, जब मौसम ज़बरदस्त ख़राब हो गया और इसी दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरी, जिसके नतीजे में राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी साकिन उत्तराखंड मौके पर हलाक हो गए थे। आखिरी रसूमात के लिए उनकी लाश को उनके आबाई गांव पहुंचाया गया, जहां उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ विदा किया जाएगा। जिला गांधरबल में CRPF ने बालतल बेस कैंप के मकाम पर पोनीवाले में राशन तकसीम किया है। अमरनाथ यात्रा मनसूख होने से पोनीवालों में मायूसी छाई हुई है। अमरनाथ सर्विस फराहम करने वाले पोनीवालों की माली हालत बेहद ख़राब है। इसके पेश नज़र CRPF ने 150 ख़ानदानों में 1 माह के लिए राशन तकसीम किया। इस मौके पर कमांडेंट डॉक्टर सत्यवीर सिंह वर्मा, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान और आसपास के गांव के सरपंच मौजूद रहे। हमारा काम यात्रा से चलता था, 2 साल से वो बंद हो गया। तो बालताल में पहली पैकेज से CRPF के जवानों ने यहाँ लाई। हम CRPF के बहुत शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट से भी अर्ज करता हूँ कि 2 साल से ये गरीब आवाम जितनी भी है ये बिछड़ चुकी हुई है। कुछ आदमी ऐसे है कि अपने खाने के लिए मजबूर है, पीने के लिए मजबूर है और रहने के लिए मजबूर है। तो उन्होंने अपनी समस्या रखी कि साहब हमारी जो यहाँ पर रोजी रोटी है वो पौनी से ही चलती थी, श्री अमरनाथ जी यात्रा से ही चलती थी। अभी अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है तो हमारे लिए दुश्वारी आ गई है। तो इस बात को हमने हमारे IG मैडम से उनके सामने रखा तो उन्होंने IG श्रीनगर मिस चारू सिन्हा ने श्री सत्य साई संस्थान से संपर्क करके ये उनके साथ मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया है। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी अरकान और मोहल्ला कमेटियों से अपील की कि वो इस लानत के खिलाफ लड़ाई में अपना रोल अदा करें। लोगों से ये अपील करता हूँ, पेरेंट्स से, मोहल्ला कमेटी से, रिलीजियस लीडर्स से, अपने टीचर जो है, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, जर्नलिस्ट से, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो भी हमारा कोई भी इदारा है, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आज इस दिन हम ये शपथ लें कि इस वबा को हम यहाँ से ख़त्म करें। क्योंकि आज जो देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छोटे जवान बच्चे इसमें जा रहे हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज बागात बरजुला के रावतपुरा इलाके में भांग की काश्त को तबाह करने की एक मुहिम चलाई। इंसदाद मुंशियात के आलमी दिन के मौके पर वार्ड नंबर 13 की SMC कारपोरेटर नईमा सारा की निगरानी में मुहिम चलाई गई। मकामी आबादी ने इस मुहिम की सराहना की और आइंदा मुस्तकबिल में भी ऐसे कदम उठाने पर जोर दिया गया। आज नेशनल एंटी ड्रग डे है। यहाँ के जो नई जनरेशन है वो इसमें मुलव्वस होता है, इसलिए लोगों ने मुझे डिमांड किया कि यहाँ जो बांग है उसको हटाओ कि मैंने आज SMC की टीम लाई है और मैंने आज ये ख़त्म किया है। मुंशियात के आलमी दिन पर आज महकमा ड्रग कंट्रोल की जानिब से हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बशीर अहमद के अलावा दीगर ड्रग अफसरान मौजूद थे। इस दौरान हंदवाड़ा बाजार में एक बेदारी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि मुंशियात की लत में लड़के और लड़कियां दोनों ही मुलविस हैं, जिससे सूरत हाल और भी तशवीशनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके को आगे आकर अपनी नई नस्ल को इस बुराई से दूर रखना होगा। स्टेशन या ड्रग डिपार्टमेंट को ही नहीं, बल्कि जो वालिदैन है, अमाई मस्जिद है, सोसाइटी में जितने भी जानकार लोग हैं उनको इसमें हवाले, क्योंकि जो कश्मीर अब जो हम देख रहे हैं कि हर घर में एक बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है। वालिदैन को देखना है कि वो जो इनके बच्चे सवेरे निकले थे वो कहाँ जाते हैं। ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन से दूर रहिए, दवाओं से दूर रहिए। जो दवाई आप लोग अपने बीमारी के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको उतना तक दवाई लीजिए जितना डॉक्टर ने आपको कहा है, क्योंकि ज़्यादा खाना, डॉक्टर को पूछे बगैर खाना, इसका बड़ा मिसयूज होता है। बाद में एक आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि
मंशियात मुखालिफ के आलमी दिन के मौके पर पुलिस स्टेशन बिरवा, पुलिस पोस्ट नारबल और पुलिस स्टेशन घाघ से रैली निकाली गई। रैली में पुलिस के जवानों, स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने नौजवानों को मंशियात के बुरे नतायज से आगाह किया। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन की मुनासिबत से मागाम पुलिस ने पुलिस स्टेशन मागाम से रैली निकाली। रैली में पुलिस के जवानों, स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान के अलावा DSP मागाम, SHO मागाम और दीगर अफसरान ने शिरकत की। रैली का मकसद मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत के खात्मा और इसकी तबाहकारियों के सिलसिले में अवाम उन्नास से में शऊर व आगाही पैदा करना था। रैली के दौरान पुलिस ने बगैर मास्क के राहगीरों में मास्क भी तकसीम किए। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर बडगाम के मागाम में कायम कदीम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि यह अस्पताल मंशियात में मुलविस नौजवानों के लिए महफूज जगह बनी हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल की इन इमारतों में हर रोज़ मंशियात में मुलविस अफराद नशा करते हैं। लोगों ने सरकार को खबरदार किया कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, इससे पहले सरकार को इक़दामात उठाने चाहिए। मागाम के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जच्चा बच्चा अस्पताल में तब्दील किया जाए। मागाम में पुराने अस्पताल की मजबूत इमारतें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ काफ़ी अराजी मौजूद है। There is every apprehension of any mishap at any moment हमको पीसा जाएगा। डेमो मागाम, CMO बडगाम, डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन वो क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं? ये एक बहुत करोड़ों का एसेट है। आपकी वसासत से मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, इससे पहले कि कोई हादसा यहाँ रोड में हो जाए, खुदारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अच्छा सा यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि आवाम को भी राहत मिल सके और ये जो सेफ हेवन लोगों के लिए, जवानों के लिए बना है ड्रग्स के हवाले से, उससे हमें निजात मिल जाए। हम हुकूमत से बार बार ये इस्तिदा करते आए हैं कि इसका कुछ मुतबादल निकालो। अगर यहाँ पुराना अस्पताल था, चाहे तहसील ऑफिस बनाओ, चाहे औरतों का अस्पताल बनाओ, बच्चों का अस्पताल बनाओ, कोई न कोई मुतबादल इसका निकालो, वरना ये मागाम के लिए बहुत खतरनाक पोजीशन यहाँ बनी हुई है। गुरेज में आज हबा खातून पहाड़ के दामन तले एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। मारूफ शायर मरहूम अशरफ साहिल की याद में मुनक्किद की गई इस तकरीब का एहतमाम कॉफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम ने किया था। इस अदबी तकरीब में गुरेज और बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। साहिल अशरफ मरहूम साहब की याद में मनाया था, क्योंकि उनका जो आबाई इलाका था गुरेज था। तो हमने 1971 की हिंद पाक जंग में फतह के 50 साल की सालगिरह पर 47 RR के गांव ने कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनकाद किया। तकरीब में कमांडर 8 सेक्टर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और पुलिस के अफसरान ने मशाल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तकरीब में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। पुंछ के अजोट नामी गांव में तेज आंधी चलने की वजह से दीवार गिरने के सबब 20 साला नौजवान के नीचे दबने से मौत हो गई है, जबकि एक 16 साला नौजवान जख्मी हुआ है। महलूक जवान की शिनाख्त तारिक हुसैन वल्द मोहम्मद फारूक साकिन खरी की हैसियत से हुई है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को अहल खाना के हवाले किया। जचेलोरा कुंजर में लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द और ख़वातीन शामिल थे। उनका कहना था कि अरसे दराज से उन्हें पीने का पानी मैसर नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि गर्मी के अयाम में पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे हैं। एहतजाज की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक की नकल हमल मअतल रही। बाद में SHO कुंजर की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज ख़त्म किया। शोपियां में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किलर के अतराफ में कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल में तैनात महकमा हेल्थ के मुलाजमीन अस्पताल अहाते में आलूदगी के पूरी तरह जिम्मेदार हैं। कचरा जमा होने से माहौल ताफुन ज़दा होकर रह गया है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया और CMO शोपियां से फौरी कदम उठाने की मांग की। अखनूर में दरियाए चनाब के जोपोता घाट पर हिंदी फिल्म महरूम का मुहूर्त SDM चांद किशोर शर्मा और समाजी कारकुन कृष्ण लाल ने किया। इस मौके पर फिल्म का पहला सीन शूट किया गया। इस फिल्म के हिदायतकार पंकज खजूरिया हैं। अदाकार सोनाली निकम और अमित भारद्वाज हैं, जिन्होंने कौमी सतह पर कई सीरियल्स में काम किया है। कठुआ में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर इंटरनेशनल
बारवाल एथलेट क्लब ने 11 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ का इनेकाद किया। इस दौड़ का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने और इसके बुरे असरात के बारे में आगाही फराहम करना था। इस मौके पर बात पर नाराजगी जताई गई कि जिला इंतजामिया नौजवानों के तय संजीदा नहीं है।